Welcome to this episode of SOCHM Voice Podcast. And today we are joined by President of SOCHM, Mr. Nirmal Mindaji. He's a leading voice in the industry, known philanthropist. He is also a well-known businessman, executive chairman of Uno Media Group. Today we'll talk to him about a number of factors impacting Indian economy, what is happening on a global scale and how Indian industry is poised to face the challenges and reap benefits of opportunities in the current financial year. Thank you, Mindaji, for talking to us. नमस्कार जी नमस्कार सूरज जी Let's talk about the financial year. We are in the beginning of financial year. नया एक वित्त वर्ष शुरू हुआ है सर. कैसे देखते हैं आप ये साल? क्या challenges रहेंगे? What will be the opportunities? How is the industry prepared? ये अप एंड डाउन चैलेंज जो ईयर जो है नॉट अ गुड स्टार्ट आई वुड से बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल situation and the Gulf crisis, and it is prolonged and long. What was expected to be closed, in a short time, it is prolonging. So it may not be very good, particularly for those sectors who are dependent upon the gas, oil, resins, aluminium. There are different kind of metals. The prices of the metals are increasing. The shortages are there, and so there are many challenges. But looking forward, the consumption of India, I would say the 1.4 billion people and almost more than 0.4, 0.5 billion above the, upper middle class. So the consumption is a very good positive. So I foresee, with up and down, we should be able to reach around 6.5 or 7% GDP. As long as this, this Gulf War finish by, let's say, by May, middle or May end. So let's talk about again this big challenge जो आपने बताया गल्फ वॉर जो है. जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि आपदा में अवसर तलाशना चाहिए. How is Indian industry prepared for this? कैसे इंडियन इंडस्ट्री इस आपदा में अवसर तलाशेगी? जैसे मैंने पहले बतलाया, कंजम्पशंस बहुत है. आपदा का अवसर का मतलब ये है कि आज के दिन हमें जो हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो कम करना पड़ेगा. सबसे बड़ा ये देखना पड़ेगा कि हर एक सेक्टर किस तरीके से अपने इंपोर्ट्स को कम करे और एक्सपोर्ट को बढ़ाए. एक्सपोर्ट के बढ़ाने के लिए मैं बाद में बात करेंगे. अपने इंपोर्ट कम करने के लिए हमने एसोचैम में एसोचैम 2.0 लॉन्च किया है 1 अप्रैल से, जिसमें हमने 5 पिलर को मेन रखा है. एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत. सेकंड है एमएसएमई. उसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कैसे मेक इन इंडिया और एमएसएमई ग्रोथ के लिए. एमएसएमई हमारा एक बहुत बड़ा पिलर है, हमारी एक बैकबोन है. इसको किस तरीके से हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से लोगों को और फैसिलिटेट करें. एंड देन डिजिटल एंड देन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट. सो we are now connected with our membership. In each sector, what are the imports? What are the export? Why there is a trade deficit? What can we do as an association to work with the government and find out the areas, if there are some imports. Imports can be, we can find substitutes of those, let's say oil, gas. इनका रिड्यूस करें हम लोग कंजम्पशन को, और इनके कुछ सब्सिट्यूट्स ढूंढें हर एक सेक्टर में, हर एक जगह में. तो वी आर वर्किंग टू रिड्यूस इंपोर्ट्स. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दी आत्मनिर्भर भारत इन आपदा में अवसर के अंदर में बोला हुआ. जी सर. इसी के साथ बात करें अगर हम और जो स्टेप्स एसोचैम लेने वाला है या लेने जा रहा है, सो इस साल क्या और स्टेप लेके जा सकते हैं आप? हाउ इज द इंडस्ट्री गोइंग टू प्रेजेंट इटसेल्फ टू द गवर्नमेंट टू गेट मोर हेल्प और टू गेट और सहायता या और जो सपोर्ट है सरकार का? देखिए, सपोर्ट तो मैंने बतलाया आपसे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए. मोर एंड मोर लिबरलाइजेशन, मोर एंड मोर सिंप्लीफिकेशन हो प्रोसीजर एंड सिस्टम में, ताकि कॉम्प्लेक्स ना हो, जितना कम हो जाए. जहाँ तक सपोर्ट का सवाल है, हम लोग ज़्यादा सब्सिडी में बिलीव नहीं करते हैं. सब्सिडी 1 साल या 2 साल के लिए तक एनफ है इन द बिगनिंग टू सपोर्ट द इंडस्ट्री. बट लॉन्ग टर्म अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा. अगर हम अपने पाँव पर लॉन्ग टर्म के लिए खड़े नहीं हैं तो हम सस्टेनेबल नहीं होंगे. तो उसके लिए जब तक हम सस्टेनेबल नहीं होंगे, कॉन्टीन्यूअस ग्रोथ डिफ़िकल्ट होगी, डिपेंडेंस रहेंगे. तो हम लोग सरकार से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग
सेंटर की अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में, सेक्रेटरीट्स में सबसे डिस्कशन कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पेन एरियाज़ हैं हमारी मेंबरशिप्स के, उनको किस तरीके से किया जाए। ना कि सिर्फ हम पेन एरिया बताते हैं, वी ऑल्सो टेल देम benchmark in the other states, benchmark in the other nations. What are the best practices the other nations have? Can we replicate that here? And what is in for the nation, what is it for the industry? नेशन का क्या एम्प्लॉयमेंट्स कैसे बढ़ेंगे, इंडस्ट्री की जीडीपी ग्रोथ कैसे होगी, हर सेक्टर की जीडीपी ग्रोथ कैसे होगी, ट्रेड डेफिसिट जो है हर एक सेक्टर में वो कैसे कम होगा। सर इसके बाद मैं आप एक बस लास्ट सवाल इस मुद्दे पे पूछता हूँ आपसे कि ऑयल शॉक आया अचानक, वी सॉ वॉर, ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, क्रूड प्राइसेस बढ़ गए। अभी कैसी इम्पैक्ट इंडस्ट्री का आया है और इंडस्ट्री क्या करेगी आगे कि ऐसे ऑयल शॉक जब भी आए हम उसको बैलेंस कर पाएँ? तो पहली बात तो जो इम्पैक्ट आया है इसमें कोई दो राय नहीं है, शॉर्टेजेस है, बट गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है। जो गैसेस आए हैं, जो इंडस्ट्रीज गैसेस पर इम्पैक्टेड हैं, उनके डिलीवरीज में इशू आए बिगिनिंग में, और फिर रॉ मटेरियल्स जो हैं, रेजिन्स, एल्यूमिनियम्स, देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ रॉ मटेरियल्स, उनके प्राइसेस बढ़े, शॉर्टेजेस हुई। तो इंडस्ट्रीज एक किस्म से उसको जूझ रही है, सरकार मदद कर रही है, मैनेज कर रहे हैं। आपका दूसरा प्रश्न है कि आगे अगर ऑयल क्राइसिस आए तो उसका क्या करें। इसके लिए मैंने आपसे पहले बतलाया, हमें इसके कोई अल्टरनेट ढूंढने पड़ेंगे, किस तरीके से हों। जैसे हमारी इंडस्ट्री में ऑटो से बिलोंग करता हूँ, आगे आने वाले समय में चाइना ने डिपेंड किया है अपनी, उनकी 50% गाड़ियाँ ईवी की बन गई हैं, तो उनकी डिपेंडेंस ऑन दी फॉसिल फ्यूल्स कम हुई। इस तरीके से अगर हम भी, हमारे टू व्हीलर्स के अंदर में काफ़ी परसेंटेज आ गई, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, ऐसे अगर हमारी इंडस्ट्री भी, ऑटो इंडस्ट्री ऐसे होगी और ईवी की तरफ जाएगी या हाइड्रोजन की तरफ जाएगी, तो इन सबसे मल्टी फ्यूल्स जो हैं, इससे हमारी डिपेंडेंस कम होगी। ऑटो ही नहीं, हर सेक्टर के अंदर में किस तरीके से हम इसको देख करके डिपेंडेंस कम करें, ये इंडस्ट्री को भी देखना होगा, गवर्नमेंट को भी, और स्टार्टअप्स इसके सोल्यूशन निकाल सकते हैं। डिफरेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम, हमारे यूथ हमारी कंट्री में बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा फ्यूचर है हमारे स्टार्टअप्स का। तो अगर वो लोग भी मिलकर के काम करें तो सोल्यूशंस कुछ निकलेंगे, सोल्यूशंस। Great, sir. And let's talk about India as a manufacturing hub for the world. आप auto component sector से आते हैं. You have done so well, supplying to big companies like Tesla everywhere in the world. But overall manufacturing sector की बात करें तो कहीं ना कहीं इंडिया वो हब जो है बनने की अभी भी कोशिश जारी है हमारी। तो क्या स्टेप्स हो सकते हैं और क्या स्टेप्स ले सकते हैं हम कि इंडिया एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तरह उभर के आए, सिर्फ ऑटो कंपोनेंट में नहीं और सेक्टर्स में भी? आपने ठीक कहा, आज हमारा सबसे बड़ा सेक्टर सर्विस है, एग्रीकल्चर है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे को काफ़ी ग्रोथ करने की ज़रूरत है, और ये रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर में सबसे पहला है कस्टमर की लेटेंट नीड को समझना। व्हाट इज़ द यूज़ केस, कस्टमर क्या चाहता है। अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं, चाहे इंडिया की बात करूं, हर स्टेट की भी अगर मैं इंडिया में बात करूं तो डिफरेंट लेटेंट नीड है। जो साउथ में कस्टमर की नीड है वो नॉर्थ में नहीं है, जो यहाँ है नॉर्थ में वो यूरोप की डिफरेंट है, जापान की डिफरेंट है, यूएस की डिफरेंट है। डिफरेंट कंट्रीज़ की हम कस्टमर्स की नीड समझें, उस नीड के हिसाब से हमें सबसे पहले अपने क्वालिटी पर फोकस करना पड़ेगा, सस्टेनेबल क्वालिटी। सेकेंड है हमारी प्रोडक्टिविटी। इससे हमारी कॉस्ट, जब तक प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं होगी, क्वालिटी बेटर नहीं होगी, क्वालिटी से रिजेक्शंस कम होगी, प्रोडक्टिविटी से तो उत्पादन बढ़ेगा, और फिर हमारी कॉस्ट कम होगी, हम कॉम्पिटिटिव बढ़ेंगे। हमें, मेरा मानना इसमें है कि हमें जो डिफरेंट हमारे टूल्स हैं, जैसे डिजिटाइजेशंस हैं, एआई है, इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए, टूल सिर्फ टूल दिखाने के लिए इस्तेमाल करने हैं, टूल्स को रियल यूज़ में करके हमें अपनी कॉस्ट और एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करना है। अगर हमने ये कर दिया तो आई थिंक स्काई इज़ दी रॉक बॉटम। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है इस देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करने की और एक्सपोर्ट करने की, और होम कंजम्पशन तो हमारा है ही। हमारा इंपोर्ट हम कम करें, क्यों करते हैं इंपोर्ट इतने बड़े नेशन के बाद। बिल्कुल, सरकार ने बहुत स्टेप्स भी लिए हैं, मेनी स्टेप्स हैव बीन टेकन। सो लेट्स टॉक अबाउट जॉब्स। आप इतने लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, तो जब हम बात करते हैं जॉब्स की, आजकल जॉब क्रिएट तो हो ही रहे हैं, आप दे रहे हैं, बट हैविंग सेड दैट देयर इज अ बिग थ्रेट एज इज बीइंग परसीव्ड इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडस्ट्री कैसे देखता है इसको? थ्रेट देखता है या
ये आपके लिए कंपटीशन होगा या आपको कोऑपरेट करेगा? कैसे देखते हैं आप एआई को? मैं तो इसको बहुत, हम भी, मैं भी और हमारी एसोचैम भी, हम सब लोग इसके अंदर में, एसोचैम में भी इसकी चर्चा होती है कि एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। अब देखिए आपकी लैपटॉप कंप्यूटर आए थे, फ़ोन आया था, हमने सोचा पता नहीं क्या चेंजेस हो जाएगा। हमारी एफिशिएंसीज बढ़ी है हमारे कंप्यूटर से, हमारी ईमेल से, हमारी कम्युनिकेशन से, हमारे डिफरेंट वेब मीटिंग्स के माध्यम से कितनी एफिशिएंसीज बढ़ी हैं। ट्रैवल टाइम कम हुआ हमारा। एआई भी, अगर एआई को सही तरीके से यूज़ करके क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी और हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे हम लोग, तो एआई ऑटोमेशन, एआई, ये इसकी हमारी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, कम्युनिकेशन बढ़ेगा और अल्टीमेटली इसका प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी और एफिशिएंसी पर, कॉस्ट एफिशिएंसी पर इसका असर आना चाहिए। तो हम तो इसको पॉजिटिव मानते हैं, मैं भी बहुत पॉजिटिव मानता हूँ। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आगे आने वाले समय में इंडिया, पर्टिकुलरली एआई हब, हमारी जो सॉफ्टवेयर टैलेंट है हमारी यहाँ पर, हमारे देश के कई युवा संसार में सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं, यू नो दैट। चाहे वो आप सियाटल बोले या कोई भी हब बोले आप, बैकबोन है हमारी। तो अगर हम उसका सही यूज़ करेंगे तो वी कैन बी वेरी कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बाय यूजिंग एआई एंड एफिशिएंसी। सो यू थिंक इसका जो थ्रेट है जॉब्स को लेकर वो उतना ही अनफाउंडेड है जैसे शुरू में कहा गया था दैट ईवीज अगर आएंगी तो जो बाकी डीजल पेट्रोल इंजन की जॉब्स चली जाएंगी क्योंकि ईवी में इंजन नहीं होता? सो यू मीन टू से दैट इट इज़ एन एनेबलर फॉर द इंडस्ट्री, विल हेल्प इन गेटिंग मोर जॉब्स अगर हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो? बिल्कुल बिल्कुल। और कंजम्पशंस में बार बार कंजम्पशंस पे आ रहा हूँ कि अभी पॉवर्टी जो हमारी है उसमें कंजम्पशंस बढ़नी है, पर कैपिटा इनकम बढ़ना है हमारा। और जैसे जैसे हमारी कंजम्पशंस बढ़ेगी, जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज़ है, और उसके लिए हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। तो जॉब्स इससे कम नहीं होंगे, जॉब्स की तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है अपने कंट्री में। दैट इज देयर एब्सोल्युटली सर। अब बात करते हैं अभी मार्च क्वार्टर की, लास्ट ईयर इकोनॉमी ग्रोथ की। कैसे देखते हैं आप जीएसटी जो कट हुए सरकार का वो फैसला, उसका कितना असर पड़ा है मार्च क्वार्टर तक इंडस्ट्री में, ग्रोथ में, और क्या उसका असर अभी भी देखने को मिल रहा है? जीएसटी हुआ या इनकम टैक्स रेट रैशनलाइजेशन या जो रिड्यूशन हुआ, इससे हर सेक्टर के अंदर में डिमांड बढ़ी है। वी ऑल नो अंटिल बिफोर मार्च, आई वुड पे लिटिल बिट बिफोर दिस क्वार्टर, यू कैन से सम फरवरी जब से वॉर शुरू हुई, बट और ये कंटिन्यूअस है। बट इसमें जो कुछ गल्फ वॉर की वजह से जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, रॉ मटेरियल्स की जो प्राइसेस बढ़े हैं, उससे कुछ कम, कई कई प्रोडक्ट्स में हर एक सेक्टर के प्राइसेस बढ़ गए, तो थोड़ा सा उससे इम्पैक्ट है। बट मैं समझता हूँ ये टेम्परेरी है, ओवर ए पीरियड दिस शुड बी नॉर्मल। एंड जो मार्च क्वार्टर की जो ग्रोथ है वो आपको लगता है अच्छी रही है बिकॉज ऑफ द जीएसटी एंड ऑल दीज फैक्टर्स? आखिरी में जाकर के थोड़ी सी गड़बड़ा रही है मार्च अगर महीने की देखूँ तो मैं, बट ओवरऑल क्वार्टर इज कैन बी, आई मीन इज गुड। सो रूरल एरिया की बात करें, हाउ इज द डिमांड देयर एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट विल डिटरमाइन दिस ईयर द रूरल एरिया की ग्रोथ कैसी रहेगी? देखिए रूरल के अंदर में अभी हमने मैन्युफैक्चरिंग की बात करी, इंडस्ट्रीज की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करी, वहाँ पर लोगों को जॉब मिलना चाहिए, वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए, वहाँ पर हर एक सेक्टर के अंदर में वहाँ पर लोगों को, स्टार्टअप्स को वहाँ पर काम करना चाहिए, और हो भी रहा है। और रूरल हमारी बैकबोन है, हमारी जो धरोहर है मैं बोलूँगा उसको। तो उसके जो रूरल जो लोग यहाँ अर्बन्स में या मेट्रोपोल्स में काम करने के लिए आते हैं, वो एक लिमिट तक आए, मेट्रोपोल्स भी आगे बढ़े, मेट्रोपोल्स रूरल में के पास में क्यों ना बड़े बड़े हब बने मैन्युफैक्चरिंग के, रहने के लोगों के, और अपॉर्चुनिटीज़ उनके एरियाज़ के अंदर में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो और बेटर है। सर एक बात करते हैं इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम की। काफ़ी सालों से हमने काफ़ी ज़्यादा, बहुत सारे इनफैक्ट प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, स्टार्टअप इंडिया और दूसरे सारे। कैसे देखते हैं इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम आप, और उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाने जाने चाहिए? पहले भी मैंने बतलाया आपको, स्टार्टअप्स जो हैं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे यहाँ, बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत अच्छे स्टार्टअप्स बने हैं, काफ़ी सक्सेस हुए हैं, ग्लोबल लेवल पर सक्सेस हुए हैं। देयर आर मेनी नेम्स ऑन दैट। नाउ इस स्टार्टअप्स
के अंदर में इंडस्ट्रीज़ का आई वुड से पार्टिसिपेशन साथ रहना चाहिए। इस इकोसिस्टम के अंदर में इंडस्ट्री और स्टार्टअप अगर हम मिल करके करेंगे तो यूज़ केस को ज़्यादा बैठ करके हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। कई बार स्टार्टअप्स में ही रह जाता है, थ्योरी में ही रह जाता है, वो प्रैक्टिकल रूप नहीं ले पाता। तो उसके अंदर में वहाँ अगर इंडस्ट्री और एकेडेमिया और स्टार्टअप सब मिल करके काम करें तो मैं समझता हूँ कि हम उसका कई गुना फ़ायदा उठा पाएंगे। पहले मैंने बोला आपको, अगर हम अपना फोकस कर लेंगे वहाँ की हमारे इम्पोर्ट्स कहाँ हैं, क्या मैं उसके अंदर में क्या करूँ, क्या अल्टरनेट मटेरियल ढूंढ लूँ, क्या उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ लूँ जो भी हमारे आयात होता है, तो उसको उस तरीके से काम करके इंडस्ट्री से करके एसोसिएशन में दे विल बी ए वेरी गुड सक्सेस। मैं उसको बहुत बड़ा बैकबोन मानता हूँ आगे अपनी। So do you think India can maintain high growth at the same time fiscal discipline भी maintain कर पाए? ये दोनों balance possible है इसका? बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। हमारी पॉपुलेशंस, हमारी कंजम्पशंस, हमारी ग्रोथ जो पिछले सालों में हुई है, अगर आप देखें बाकी सारे नेशंस, चाहे वो यूरोप है, जापान है, उनकी जीडीपी 2%, 1%, 2.5% चल रही है। हम लोग 7% पर हैं एवरेज में। यस, अगर ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस और ये वॉर ना हो तो हमें, जैसे चाइना में 10-12% 4-5-7 साल तक चलती रही ग्रोथ, हमें भी 10-12% टारगेट करके आगे चलनी चाहिए, और वो होगी अगर ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस ना हो। डिस्टर्बेंसेस की वजह से हमें इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों पड़ता है? क्योंकि हमारा इम्पोर्ट काफ़ी है। अगर हम उसको कम कर लेंगे, सेल्फ रिलायंस हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, तो मैं समझता हूँ घर की कंजम्पशन के माध्यम से ही अपनी ग्रोथ होगी। सर, बात करते हैं एमएसएमईज की, जो एक आपका बहुत बड़ा मतलब सेक्टर है, इंडिया का बैकबोन है इकोनॉमी की। उसमें कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे क्रेडिट एक टाइम पे आपको क्लियर करना पड़ता है, देयर इज अ विंडो फॉर दैट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट स्टेप्स मोर आर नीडेड सो दैट एमएसएमईज बिकम बेटर, दे आर बिग एम्प्लॉयमेंट जनरेटर ऑल्सो? आपने सही कहा है, बहुत बड़ा बैकबोन है हमारा। जब तक इसकी ग्रोथ नहीं होगी, ये जीडीपी ग्रोथ मतलब काफ़ी तकलीफ आएगी हमको, और इसकी ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने, मैंने जैसे आपको पहले बताया, एसएचएम में पिलर है कि एमएसएमई ग्रोथ का। क्रेडिट की आपने बताई, फैसिलिटीज़ की बताई, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मैंने आपसे बात कहा। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें मेरी नज़रों में, हम लोग लगे भी हैं सरकार से, सरकार ने एक स्कीम भी निकाली है अभी लेटेस्ट, अभी मुझे स्कीम का नाम नहीं याद आ रहा। हमने रिप्रेजेंटेशन दिया था एसोचैम से उनको। आज अगर एक एमएसएमई को अपनी फैक्ट्री लगानी है तो उसकी लैंड एंड बिल्डिंग में उसकी कैपिटल का 50% लग जाता है, और लैंड मिलने में और लैंड मिलना, बिल्डिंग बनाना और उसकी अप्रूवल्स लेना, ये अपने आप में एक टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। और एमएसएमई को लगभग 25 से 30 डिपार्टमेंट को हैंडल करना पड़ता है फॉर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री। सो वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और सिंप्लीफिकेशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। और हमने अभी सरकार ने जो पॉलिसी निकाली है, उन्होंने कहा कि हम इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे। तो हमने ऐसा सुझाव दिया है सरकार को कि आप एक प्लग एंड प्ले फैक्ट्री बना दीजिए। ओके, मतलब जहाँ पे कर जहाँ पर जाकर के अपना आदमी किराए पर फैक्ट्री ले ले, एसईजेड की तरह नहीं, एसईजेड की तरह नहीं, प्लग एंड प्ले बना लीजिए, जैसे फ्लैटेड फैक्ट्रीज के रूप में बना दीजिए। अब प्राइवेट बिल्डर्स को दे दीजिए उसको, जैसे कंडोमिनियम बने हैं। अब कंडोमिनियम में आप जाएं, रहें, अपना फर्नीचर ले जाएं और अपने जाके अपना एवरीथिंग इज देयर। द वे शेयर्ड वर्कस्पेस आजकल आ गए, ऑफिसेस शेयर्ड वर्कस्पेस ऑफिसेस में। बट इंडस्ट्री के लिए अगर हमने प्लग इन प्ले बना दिए, न उसको पावर की तकलीफ, न उसको वाटर के पास जाना, न उसको कुछ, एक उसके इंडस्ट्रियल एरिया के कॉर्नर में आप उसका एक सो कॉल्ड फैसिलिटेशन सेंटर बना दीजिए, उसको आप लाइसेंस सेंटर कह लीजिए या फैसिलिटेशन सेंटर कह लीजिए। एंड दिस फैसिलिटेशन सेंटर कैन प्रोवाइड all these kind of facilities to the flatted factories or plug and play. So log bag will bring the machines, they will spend more time and energy on the productivity, on the technology, R&D, and then cost efficiency, rather than all these others. So government is very positive and they are moving towards that direction. That's a very constructive point, sir. ब्यूरोक्रेसी और रेड टेपिज्म से भी काफ़ी लोग जो डरते हैं वो डायरेक्टली आ पाएंगे। हाँ, उनको डायरेक्टली नहीं जाना, वो कम से कम जो फैसिलिटेशन एजेंसी है जो कॉर्नर में ही है उसके इंडस्ट्रियल एरिया में, उसको दूर नहीं जाना,
वो उसको सर्विसेज दे देगी, चाहे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, लॉजिस्टिक सर्विसेज है, फूड सर्विसेज है, all those things that MSME those problems can be taken care by that agency. At the same time, sir, we have to balance the environment. Environment को balance करना बहुत ज़रूरी है. So industry कैसे green economy को और environmental balance को देखती है? आई थिंक इंडस्ट्री का देखने के साथ साथ ये हमारे एक्सपोर्ट के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है. ESG आपने सुना होगा, तो एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस. जब तक हमारी ESG की कार्बन फुटप्रिंट कम नहीं होगा, नाउ मेनी कस्टमर्स हैव started asking, not only your technology and quality, they says what is your ESG level. So then only we will import carbon footprint का क्या आपका emissions है. तो इसके लिए हमारा एक पिलर है एसोचैम में, जो 5वां पिलर, 5th पिलर हमने एसोचैम 2.0 में लिया है, environment and sustainability का. We are focusing and we are having kind of a seminar and telling all our sectors that why this is important and what can be done. And not only SOCHM is telling, people are learning from each other. So horizontal deployment of the best practices, we have created a portal so that people can learn the best practices and can implement. And 2070 में तो हमारा भी नारा है कि जीरो एमिशंस पर हम लोग पहुँचे. तो इंडस्ट्री के एंगल से हम लोग हर इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर में हम लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, किस तरीके से हमारे कार्बन फुटप्रिंट के लेवल को रिड्यूस किया जाए. Sir, one point is being part of global supply chains, or we were also still looking at being China +1. What do you think, हम कहाँ पहुँचे हैं इसमें global supply chains में, जो PM मोदी भी काफ़ी समय से कह रहे थे कि global supply chains में आपको participate करना चाहिए. हम कहाँ पहुँचे हैं और आगे जाने के लिए हमें क्या सहायता की ज़रूरत है? पहले से बहुत बेटर है. मैं बोलूँगा पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है पिछले 10-15 सालों में. बट अगर चाइना के मुकाबले अगर मैं बोलूँ तो बहुत गैप है अभी. बहुत गैप है अभी. गैप है हमारा टेक्नोलॉजी में, गैप है हमारा R&D में. तो सरकार शायद और टेक्नोलॉजी R&D को प्रोत्साहन दे, पर कई बार जो सरकार प्रोत्साहन देती है, कोई इंसेंटिव देती है, उसका गलत यूज़ भी करती है इंडस्ट्री. तो वो सरकार R&D पर बहुत फोकस करे, पेटेंट पर फोकस करे, और सरकार ने जो करना है करे. इंडस्ट्री का मैंने बताया क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी अगर हम इसको ठीक करेंगे तो रेजिलियंस के माध्यम, मतलब मैं क्या बोलूँ आपसे कि जब तक हम विदेश को अपना मार्केट नहीं समझेंगे, प्रॉपर फोकस फॉरेन को, हमारी फॉरेन अर्निंग नहीं होंगी, हमारा ट्रेड डेफिसिट बेटर होगा, और क्वालिटी की जो नीड है वो पूरी होगी. बहुत सेक्टर्स के अंदर में बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है, हमें उनसे सीखना चाहिए कि हाउ आर दे. हमारे सेक्टर, ऑटो सेक्टर में इज ए ह्यूज एक्सपोर्ट देयर. सो एंड एज एन OEM, नॉट ओनली इन द आफ्टर मार्केट बट ऑल्सो वी सप्लाई टू मेनी OEMs, so including Tesla, including Harley Davidson, including General Motors, many of them, even Japan. Now you see in our auto sector, car manufactured in India are being exported in Japan. And Maruti have exported almost 4.5 lakhs car in this last financial year. So huge opportunity. And China के लिए हमें I would say बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग चाहिए, टीम वर्किंग चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए, एंड मिल करके काम करना है सरकार को और इंडस्ट्री को और एसोसिएशंस को, सबको. सर, इसी में बात करें FTAs की, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स. So how do you see them? We have signed a number of agreements. Recently, we have signed one with New Zealand. So how do you see these free trade agreements and how is Indian industry poised to take advantage of these FTAs? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है ये. जर्मनी से लास्ट ईयर में हुआ और बाकी सभी कंट्री से धीरे धीरे हो रहा है. UK से नाउ ऑन द फाइनल स्टेज पे है, मैं कहूँगा बाय एंड लार्ज. सो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ अपने कंट्री के लिए ये. और ये जो US टैरिफ वॉर में जो हमारी 18% ड्यूटी हुई, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. हमें इसको यूज़ करना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए. एंड मैं समझता हूँ कि इससे निर्यात काफ़ी बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ेंगी. कई जगह पर जीरो ड्यूटीज़ हुई हैं हमारे प्रोडक्ट की. तो इम्पोर्ट भी हमें कॉम्पिटिटिव होगा. मतलब
इम्पोर्ट अगर आएगा और जीरो ड्यूटी पे आएगा, क्योंकि जब हमें देना है तो कुछ लेना भी है उनसे, हमें ड्यूटी में रिबेट भी देनी है उनको, तो इससे हमें भी अपनी कम्पिटिटिव एज को और आगे बढ़ाना है, अदरवाइज तो फिर हम फिर इम्पोर्ट डिपेंडेंट हो जाएंगे। Thank you. So last few questions. Let's talk about R&D and innovation. Indian economy is being criticized sometimes that innovation on R&D और product में हम कहीं पीछे छूट जाते हैं। गाड़ियाँ बहुत अच्छी बनाते हैं पर IT सेक्टर बहुत बड़ा है। Having said that, जो ब्रांडिंग है, इनोवेशन है और R&D है, उसमें हम बहुत प्रॉपर नहीं हैं। What do you think on that? मैं फिर बोलूँगा पहले से बहुत बेटर हुए हैं। पेटेंट्स अगर आप देखें, हमारा इंडस्ट्री और एकेडेमिया का कोलैबोरेशन बेटर हुआ है, बट आपका यू आर राइट दैट वी आर स्टिल फार बिहाइंड। यू नो वी लैक इन फर्स्ट टाइम राइट, ऑन टाइम राइट एंड ऑलवेज राइट। सो द लैकिंग इज हम लोग वी ट्राई टू डू शॉर्टकट, दैट इज नॉट as a nature, you know, by processes we don't adhere. Many of the industries, they don't adhere the process. You know, whatever has been said, whatever has been written must be followed exactly as per standard. So here we lack, we try to do, we are not focused sometime. So therefore our first time right, on time right and always right means quality. So sustainable quality में हम लोग कहीं पीछे छूट जाते हैं, शॉर्टकट यूज़ करते हैं। हम लोग अर्ज करते हैं एसोचैम से भी और रेगुलरली कि भाई लेट्स नॉट अडॉप्ट द शॉर्टकट, लेट्स बी ए गुड कंपनी, ए सस्टेनेबल कंपनी, सो दैट द ट्रस्ट डेफिसिट इज नॉट देयर इन द बायर। सी वंस यू गिव समथिंग एंड देन sometime because of our ecosystem we don't tell them truth. Suppose there is a problem in the supply chain, we should inform them in advance. Look, I am facing some problem, I am trying to mitigate, but maybe my delivery can be, you know, little bit delayed. So that communication and trust is very, very important. Very, very important. Sir, one question on inflation. It has moderated, but it remains a concern. So what structural steps you think are needed to ensure long-term price stability? Long-term price stability के लिए क्या step लेनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो डिमांड है, फिर इम्पोर्ट है। अगर मेरा इम्पोर्ट we will be able to reduce again and again, I am saying, then I will be self-dependent. Self-dependent, yes. When I am self-dependent, then the consumptions, with the consumption, I will be, you know, with the supply chain, I will be able to provide in time, on time, and good quality to my consumers. Yes. One last thing, आप कुछ कहना चाहें ऑडियंस को, आप कुछ शेयर करना चाहें अपनी तरफ से ऑडियंस के लिए? मैं यही बोलूँगा, एसोचैम में जैसे मैंने बताया 2.0 में हमने अपना एक विजन लिया है, विकसित भारत 2047 एंड 35 ट्रिलियन इकोनॉमी। हमें एज एन एसोचैम, एज एन यू नो आवर मेंबर्स, आवर गवर्नमेंट, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, हमें सबको मिल कर के एक अच्छा, एक सुदृढ़ भारत बनाना है, जिससे हम ग्रो करें और जो हमारी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की बनने की बात है, हम मेरे ख्याल से अपनी कमिंग ईयर में बने और आगे आने वाले वर्षों में हम विश्व गुरु और फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी बने और सबका भला हो, सब खुश रहें, हैप्पी रहें, टीम बिल्डिंग से काम करें, वसुदेव कुटुंबकम की तरह। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।